लो में से रन कर देना, पानी दे देना कुछ थोड़ा सा, एक गिलास पानी ना भरा कर, ऐसे दे दो, ठंडा ही दे दो तो हो गए गुजारा। आज पापा से पैसे और लेने हैं 1200 रुपए, उसके इन्हें बैटरी डलवानी है स्कूटी में। आज गिरवा करने बोल रहा तू जाइए वहाँ मातपुरा करने जाओ तो। Disorder. Sauce. Sauce में headache, muscle pain, difficulty breathing, conditions यहाँ पर हो जाती है। कोरोना वायरस कोरोना वायरस यस सर, इसमें डाउट नहीं है सर कोरोना वायरस में। 19
2002। ले भाई सर, सर तो चले गए मम्मी, टॉयलेट है कुछ खाने पीने।
हाँ दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने आपको मोबाइल पे टेलीग्राम पे भेजा था। अच्छा, टेलीग्राम पे भेज दिया तुमने मेरे को, देख लेता हूँ बेटा। The following is incorrect statement. Intra-pulmonary pressure is less than intra-pulmonary pressure. ये हो गया ना? यस यस। Normal breathing in human is dash. Breathing while forceful breathing is dash breathing. तो इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग थोरेसिक है और फोर्सफुल ब्रीदिंग जो है वो एब्डोमिनल की मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एज द विजुअल आंसर में नॉर्मल में वो दे रहा है एब्डोमिनल। एक मिनट आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं ना अगले लाइन के। एज द विजुअल मूवमेंट्स आर मेनली ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ due to the contraction of तो इसमें आंसर ये दिया हुआ है एब्डोमिनल, थोरेसिक और डायफ्राम और इंटरकोस्टल। यस सर। फर्स्ट ऑप्शन ना। एक्सिस डायफ्राम। ये असल में एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ब्रीदिंग की बात कर रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमन इज एब्डोमिनल जो 75% है, while the forceful breathing is thoracic breathing। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो होती है उसमें हमें किसकी मूवमेंट दिखाई देती है? डायफ्राम की। और फोर्सफुल ब्रीदिंग में हमें किसकी मूवमेंट दिखाई देती है? इंटरकोस्टल की। जैसे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ये इस नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका इस टॉपिक से है। ये है आपका क्वेश्चन। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज्यादा होती है नॉर्मली, और थोरेसिक ब्रीदिंग में क्या है, हम थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि प्रेशर और कम हो सके और एयर ज्यादा अंदर एंटर कर सके। तो उस केस में क्या कर रही है? इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं ताकि रिब्स और स्टर्नम जो है वो ज्यादा वाइडली ओपन हो सके। सो दैट इज व्हाई इसका आंसर होगा पहला एब्डोमिनल, C is diaphragm and D is X is diaphragm and Y is intercostal। क्लियर? ओके। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का क्वेश्चन नहीं है। और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा। इसमें क्या है बेटा? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये तो आपका। मैच द कॉलम एंड करेक्ट ऑप्शन। अस्थमा में फोर्थ ऑप्शन दे तो इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ये तो ले सकते हैं। क्यों? अस्थमा इंफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई दोनों होता है ना। मेनली अफेक्टेड ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना बेटा। एनसीईआरटी क्या बोलती है हमारी? फिर तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा बाद में। बट इसमें ब्रोंकाइटिस अलग से दिया हुआ है ना। तो दैट इज जस्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ना, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आ नहीं सकता। तो बी का तो फिक्स हो गया ना 4। ये तो फोर्थ ऑप्शन बन रहा है।
ओके। उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना सर। उसका तो उसके अलावा तो उसमें कुछ और थोड़ी ना है मेडिकल कॉलम में। ब्रोंकाइटिस का क्या लिखोगे इसके अलावा? कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ अभी देख रहा हूँ बेटा। विजडम टीथ और वेस्टिजियल, भाई ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। वो पहले टेबल का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? खाने वाले एडिबल। Cattle fed with spoiled hay of seed flour with constant diagonal may suffer from vitamin K deficiency and prolonged bleeding. पढ़ाया तो था ये दूसरा क्वेश्चन 79B। पढ़ते नहीं हो बेटा तुम घर पर? पता चल गया मुझे इससे। देखो तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर है। कहाँ गया? ये रहा, विटामिन के एंटागोनिस्टिक डाइक्यूमारोल। दिख गया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वन इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड जो है वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। 60% ऑफ बॉडी वेट जो है दैट इज ओनली वाटर। थिन पर्सन के अंदर ज्यादा वाटर कंटेंट होता है देन द ओबेस वन, and in old age water content decreases as due to the deposition of fat. तो फैट डिपोजिट होता जाएगा, वाटर कंटेंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। बॉडी फ्लूइड को फर्दरली क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन। इसके अलावा फॉस्फेट आयन भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा कुछ क्वांटिटी में, सोडियम क्लोराइड आयन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बट कैल्शियम आयन यहाँ पर नहीं होता है। या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होगा या फिर वो किसी दूसरे मीडियम से एंट्री करता है। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल से बाहर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बिटवीन द सेल्स। और ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ, ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ प्लाज्मा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड जो कि आईबॉल में प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड हो सकता है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में, इंट्राप्लूरल फ्लूइड के अंदर या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस में प्रेजेंट होगा एंड देयर इज आल्सो द फ्लूइड ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड को और इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड को ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहा जाता है, बट दे आर आल्सो स्मॉल इन अमाउंट, ज्यादा अमाउंट नहीं होता इनका। देन आफ्टर द वेरी फर्स्ट वन, आवाज कट रही है। नहीं यार आवाज तो नहीं कटनी चाहिए। सही आ रही है सर, सही आ रही है। कट रही है। एक मिनट बेटा। क्या अब भी कट रही है आवाज? नो सर। नो सर। नाउ द ब्लड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इसे, ठीक है। दैट इज द बेसिस ऑफ लाइफ
Volume of blood is basically 5.5 liters in 70 kilogram person. pH is 7.4, which is slightly alkaline. pH of blood जो है वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेन। अभी लास्ट चैप्टर में पढ़कर भी आए हैं हम। आर्टरीज में पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या है? आर्टरीज में बेसिक होगा और वेन्स के अंदर एसिडिक पीएच होता है। देन आफ्टर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के बेसिकली दो अलग अलग पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। Plasma is 55% and the formed elements is 45%. प्लाज्मा के फर्दरली तीन हिस्से हैं ब्लड प्लाज्मा में, प्रोटीन, वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स। प्रोटीन 7% पार्ट है, 92% पार्ट इज वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स आर 1.5%। अब प्रोटीन पार्ट में अगर हम देखें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और बाकी तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एल्बुमिन बनाता है 54%। और ये बॉडी के अंदर ब्लड का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ग्लोबुलिन 38%, फाइब्रिनोजेन 7% और द रिमेनिंग वन इज 1%। अदर सॉल्यूट्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के भी दो हिस्से हैं, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो है 1.5 to 3.0 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल सेल्स और डब्ल्यूबीसी यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं, जिसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है दैट इज 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, जिसको टीएलसी कहा जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होती हैं। एंड ल्यूकोसाइट्स को फर्दरली क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं बेसिकली, और यहाँ पर हम इनका डीएलसी काउंट करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है कि किस सेल का कितना परसेंटेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। न्यूट्रोफिल 60 to 65% होते हैं, बेसोफिल 0 to 1%, इओसिनोफिल्स 2 to 3%, लिम्फोसाइट्स 25% और मोनोसाइट्स 2 to 10% प्रेजेंट होंगे। लिम्फोसाइट्स जो हैं उनको फर्दरली क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, टीएनबी। हाँ जी बेटा। सर एनसीईआरटी में आरबीसी काउंट 5 to 5.5 मिलियन लिखा हुआ है। बेटा दैट्स आल्सो एन रेंज ना। तो मतलब सर 4.5 से 5.5 तक लिखना है या 5 से 5.5 तक? दोनों ही करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो ओके रेंज कैलकुलेशन वाली बात है ना, तो 5 to 5.5। ऐसे विमेन्स के अंदर अगर हम देखें तो 4.5 भी होता है। अगर आप कोई भी रिपोर्ट उठाकर देखते हैं तो उस रिपोर्ट में आप देखिए जो आरबीसी काउंट होगा, जो अप्रॉक्स नंबर दिया होता है वो 4.5 to 5.5 ही दिया होता है। ओके सर। एक मिनट। ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें 4.5 to 5.5 दिया हुआ है। अब मेरा आरबीसी काउंट 4.88 है, तो ये इनकरेक्ट थोड़ी ना है।
I can show you. Wait a second. एक मिनट बेटा, कहाँ गई फाइल? दिख रही है आरबीसी काउंट? यस सर। ये 4.5 to 5.5 है ना एवरेज रेफरेंस इंटरवल? यस सर। ये अब मेरा काउंट कितना है? आपका है 4.88। तो मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये कम है। गलत हुआ है। ठीक है। यस सर। चलिए, टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाती हैं और बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं। ब्लड प्लाज्मा वाटर इज 90 to 92%, प्रोटीन इज 8 to 10% एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं एंड दैट इज आल्सो स्ट्रॉ कलर्ड। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है दैट मेंटेन्स ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे व्हिच इज ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। और यहाँ पर ग्लोबुलिन होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा जो है वो Fe2 पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट करता है, बीटा Cu2 पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट करेगा और गामा ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनो ग्लोबुलिन बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। IgA, IgD, IgG, IgE और IgM की फॉर्मेशन करेंगे। IgA जो है वो सलाइवा एंड टीयर्स में मिलता है। IgD जो है that activates antibody mediated immune system. IgG जो है that is the smallest one and that can cross placenta को क्रॉस कर सकता है। IgE एलर्जी में रिलीज होते हैं and IgM is largest antibody। ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनके बारे में और सारी डिटेल्स नहीं है, और सारी बहुत सी डिटेल्स हैं, लेकिन जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये 5 बेसिक पॉइंट है। IgG के बारे में पूछा जाता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। एलर्जी में कौन सी रिलीज होती है? IgE रिलीज होती है। सलाइवा टीयर्स में कौन सी मिलती है? IgA मिलती है। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट करती है? IgD एक्टिवेट करती है। और IgM जो है दैट इज द लार्जेस्ट वन। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके ऊपर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपके 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसे याद कर लीजिए इतने पॉइंट्स को, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन हम सीरम कहते हैं उसे, एंड दैट कंटेन्स एंटीबॉडी ओनली। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है उसमें इन्हीं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को जो किसी भी अर्लियर पेशेंट के अंदर बन गई हैं उन्हें यूज किया जाता है ताकि किसी दूसरे पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। अदर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यूरिया, यूरिक एसिड और हिस्टोरिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ द फॉर्म्ड एलिमेंट पार्ट, ये तो था प्लाज्मा। अब इसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज की बात करते हैं।
दिस इज इन मैन एंड वुमेन 5.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। आरबीसीज जो हैं उनका नंबर इंक्रीज करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हाई एल्टीट्यूड। ये भी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। कलर येलो इन कलर होती है व्हेन सीन सिंगली एंड रेड व्हेन दे आर इन बल्क। सर्कुलर बाइकॉन्केव डीन्यूक्लिएटेड या न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। होमोजेनस साइटोप्लाज्म होगा बेसिकली दैट इज कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया सब एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। सेंट्रियोल्स भी एब्सेंट होगा। फॉर्मेशन लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस जो दैट स्टार्ट्स यॉर्क सैक इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। यॉर्क सैक से बाद में ये लिवर में फॉर्म करता है। लिवर के बाद स्प्लीन में, लास्टली आफ्टर बर्थ ये फॉर्म करेगा बोन मैरो। ओल्डर एरिथ्रोसाइट्स को लिवर और स्प्लीन जो है वो सर्कुलेशन से बाहर निकाल लेती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। तो बेसिकली आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन जो है वो 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और 23% CO2 को। दैट बेसिकली बाइंड्स टू द ग्लोबिन पार्ट और फॉर्मेशन करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की। करेक्ट? हाँ, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की करेगा। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है तो वो कंडीशन क्या होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर प्रेजेंट होते हैं ब्लड में और इनका नंबर जो है वो इन्फेक्शन के टाइम पर बढ़ जाता है। दे आर कलरलेस, राउंड, इरेगुलर एंड न्यूक्लिएटेड। कहाँ पर बनती हैं? बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थायमस, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस। बेसिकली लिम्फाइड टिश्यू के अंदर फॉर्मेशन होती है। ये सोल्जर और स्ट्रेंगर सेल्स की तरह काम करती हैं। दे हेल्प इन हीलिंग। The very first one in it is agranulocytes. साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, न्यूक्लियस जो है उसमें लोब्स नहीं होंगी। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होती हैं, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होगा। एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत कम होता है, स्कैंट होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। अब इम्यून सिस्टम जो है यहाँ पर वो दो तरह से है, दो तरह के इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी मेडिएटेड एंड सेल मेडिएटेड। मेडिएटेड जो होता है वो उसमें बी लिम्फोसाइट्स काम करती हैं, दे फॉर्म्स बेसिकली एंटीबॉडीज। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म करती हैं, CMIS कहा जाता है। कहाँ पर रहेंगी और लाइफ स्पैन कितना होता है इनका बेसिकली? तो लाइफ स्पैन इनका फ्यू डेज, मंथ्स और इवन ईयर्स हो सकता है। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थायमस, टॉन्सिल्स, बोन मैरो, पेयर्स, पैचेस इन सब में प्रेजेंट होंगी। आगे पढ़ेंगे हम लिम्फोसाइट्स और लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। मोटाइल होती हैं, नॉन फैगोसाइटिक्स हैं, एंटीबॉडी सीक्रेट करती हैं, इसके अलावा इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगी। मोनोसाइट्स को मैक्रोफेज ऑफ ब्लड कहा जाता है, 2 to 10% होती हैं एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं ये। बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनका और साइटोप्लाज्म जो होता है उसका इनफ अमाउंट प्रेजेंट होगा। बोन मैरो में इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 10 to 20 आवर्स का होता है। अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स में ये कंप्लीटली डिजनरेट कर जाती हैं। ठीक है, degenerate, start degenerating after 24 hours. ये completely degenerate in 30 hours. In 30 hours. मोटाइल फैगोसाइटिक होती हैं,
जर्म्स को सेल डेब्रिस को एनगल्फ करती हैं एंड ऑफन दे चेंजेस इनटू मैक्रोफेजेस, तो इनको मैक्रोफेज ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो लोब्ड होता है। The very first one type is eosinophils 2 to 3%, bilobed nucleus है इसका बेसिकली। और क्वार्क ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, एसिडिक स्टेन से इनको स्टेन किया जा सकता है। एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, पेरोक्साइडेजेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और बेसिकली इनका नंबर जो है वो एलर्जी के टाइम पर बढ़ जाता है। लाइफ स्पैन जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स है सभी का लाइफ स्पैन 4 to 8 आवर्स इन बोन मैरो एंड 4 to 5 days इन टिश्यू होता है। नेक्स्ट वन इज बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर सिमिलर टू द मास्ट सेल, दे एक्ट लाइक मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हेपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन का सेक्रेशन करती हैं ये, और यहाँ पर ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है। इसमें भी क्वार्क ग्रेन्यूल्स होंगे, खुरदरे बेसिकली। एंड न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% प्रेजेंट होती हैं, सबसे ज्यादा यही होंगी और सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं। यहाँ पर इरेगुलर और मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है बेसिकली। फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे, एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन से स्टेन हो सकता है, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं ये, एंड दे एनगल्फ germ cells. और डेड सेल्स। लास्टली प्लेटलेट्स 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। ये रिलीज फ्रेगमेंट्स हैं मेगाकार्योट्स के। कलरलेस, राउंडेड और ओवल होते हैं, नॉन न्यूक्लियेटेड होते हैं। बोन मैरो में बनते हैं ये, और इनका लाइफ स्पैन जो है वो अबाउट अ वीक होता है। ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम कहेंगे हीमोस्टेसिस। फंक्शंस ऑफ ब्लड: ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एज वेल एज हीट, वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। पीएच को रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता है। प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू ब्लड क्लॉटिंग। डिजीज के अगेंस्ट करता है थ्रू डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो ये बेसिक सी बातें हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो रिगार्डिंग ब्लड। इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ पे सभी को? कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं किसी तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर किसी ब्लड सैंपल में एरिथ्रोसाइट्स का नंबर बढ़ा हुआ है
आरबीसी का नंबर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होगा। क्यों? क्योंकि सर इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाता है ना ब्लड सप्लाई, तो आरबीसी काउंट भी बढ़ाने पड़ेंगे। करेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, डोनन्स मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। हाईली परमेबल है ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन के लिए, लेकिन लेस परमेबल है सोडियम एंड पोटेशियम के लिए। इनफैक्ट परमेबल ही नहीं होती है। सिंगल आरबीसी पेल येलो कलर, ग्रुप ऑफ आरबीसी रेड इन कलर। रेस्टिंग एंड स्लो कंडीशन के अंदर, स्लो फ्लोइंग ब्लड के अंदर आरबीसी जो है वो स्टैक्स की फॉर्मेशन कर लेती है, लाइक द कॉइन स्टैक्स। उस फॉर्मेशन को राउलिक फॉर्मेशन कहते हैं। अडेयर कर जाते हैं एक दूसरे के साथ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। इससे हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR भी चेक कर सकते हैं, हालांकि ESR सिलेबस में नहीं है हमारे। कंडीशंस ऑफ इंक्रीज आरबीसी, अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया कंडीशन हो जाती है, घट जाए तो एनीमिया कंडीशन हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है उसको। एक आरबीसी के अंदर 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज हैविंग द वेट ऑफ 65,000 डाल्टन, जिसमें 5% हीम है और 95% ग्लोबिन। WBC का नंबर बढ़ जाए तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। घट जाए ल्यूकोसाइटोपेनिया। अब नॉर्मल इंक्रीज अगर 1 लाख से ज्यादा हो जाए, 0.1 मिलियन से ज्यादा हो जाए, दैट इज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। प्लेटलेट्स इंक्रीज करती हैं, प्लेटलेट काउंट अगर, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है, और अगर डिक्रीज करता है तो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर क्रिटिकल काउंट है, यानी कि 40,000 पर मिलीमीटर क्यूब से कम है, तो परप्यूरिया डिजीज हो जाएगी, विच इज अ ब्लीडिंग डिजीज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। रेशो आरबीसी रेशो, WBC रेशो, प्लेटलेट्स नॉर्मल कंडीशन में 600:1:40 रहता है। तो ये था ब्लड के बारे में और ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में। नेक्स्ट वन, ब्लड ग्रुप्स। तो सबसे पहले है सरफेस रिसेप्टर्स, जो किसी भी सेल का होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं। वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ दोनों हो सकते हैं। सेल्फ जो होते हैं वो सेल्फ बॉडी सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, दे डू नॉट इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। नॉन सेल्फ होस्ट बॉडी सेल्स पर नहीं होते एंड दे इंड्यूसेस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी स्पेसिफिक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन से बाइंड करती हैं स्पेसिफिक मैनर में, फैशन में, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और इस तरह से ये एंटीजन को बॉडी में इन्वेड करने से रोकती हैं। तो ये था एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। हालांकि आप लोग सभी 12th पढ़कर आए हैं, तो ये डिटेल्स आपको सभी को पता भी होगी, ठीक है? इट्स नॉट द न्यू थिंग फॉर यू पीपल। तो क्लियर है ये बात सभी को, एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीबॉडी किसे कहते हैं? अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। लॉट्स ऑफ स्टनिंग। और आप में से जितने लोगों को गेम का शौक है, ये नया वाला है। वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। पता होगा ना क्या है? क्लियर? Yes, yes.
चलिए देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये, जो कि इसको एक्सपोज किया था 1901 में। उन्होंने कहा कि आरबीसी के ऊपर जो है वो 2 तरह के एंटीजन हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और कुछ आरबीसी पर ये दोनों एंटीजन एक साथ भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ पर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो जिस पर के ऊपर एंटीजन ए होता है, जीनोटिपिकली दैट कैन बी IA और IAIO। सिमिलरली एंटीजन बी जिस पर होगा दैट इज IB, यानी कि को डोमिनेंस की कंडीशन है। यहाँ पर 2 डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है, IB IO, और जिस पर दोनों प्रेजेंट है दैट इज IAIB, और जिस पर कोई भी एंटीजन नहीं है वो रिसेसिव फॉर्म है। रिसेसिव फॉर्म जो होती है वो बेसिकली स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती है। तो इस तरह से आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। अब जिसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा वो ए के अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज बनाएगा नहीं, वो बी के अगेंस्ट बनाएगा, दैट फॉर्म्स एंटीबी एंटीबॉडीज। प्लाज्मा में हैव एंटीबॉडी एंटीबी। सिमिलरली बी एंटीजन जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो बी के अगेंस्ट तो बनाएगा नहीं, लेकिन ए के अगेंस्ट बनाएगा, तो उसके अंदर ए एंटीबॉडीज होंगी। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है वो दोनों तरह की एंटीबॉडीज बनाता है। तो बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन करेगा एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज की। अब इसके हिसाब से कौन किसे डोनेट कर सकता है और रिसीव कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए और ए बी दोनों को डोनेट कर सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जो है उसके ऊपर ए एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसके पास भी ए। जब ए एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। किससे रिसीव कर सकता है ब्लड ग्रुप ए? दैट रिसीव्स फ्रॉम ए एंड ओ। ए से इसलिए क्योंकि उसके पास सिर्फ एंटीजन ए है, और ओ से इसलिए क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ट्रिगर नहीं होगी। क्या वो ए बी से रिसीव कर सकता है? नो सर, क्यों नहीं कर सकता? उस पे एंटीजन भी होगा, क्योंकि उसके पास एंटीजन ए बी होगा, और ये एंटी बी बनाएगा जिसकी वजह से किल कर देगी वो क्लम्पिंग हो जाएगी। वेरी गुड। ब्लड ग्रुप बी, तो ब्लड ग्रुप बी जो होता है बेसिकली वो डोनेट कर सकता है बी और ए बी दोनों को, सिमिलरली लाइक ए, बट रिसीव कर पाएगा बी और ओ से सिर्फ। ए बी जो है वो ए बी को ही डोनेट कर सकता है। ए को कर बन जाएगी और बी को करने जाएंगे तो एंटी ए बन जाएगा। लेकिन रिसीव किससे कर सकते हैं? ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, ए बी से कर सकते हैं, और ओ से भी कर सकते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स माने जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ दैट डोनेट्स टू, जब उसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो सभी को डोनेट कर सकता है। तो दैट्स एन यूनिवर्सल डोनर। ए बी और ओ सभी को डोनेट करेगा। दैट रिसीव्स फ्रॉम ओनली ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो है दैट इज रिसेसिव फॉर्म, और ए एंड बी जो है दैट इज द डोमिनेंट फॉर्म। एबीओ ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल एलिज्म एंड कोडोमिनेंस, दोनों शो करता है। मल्टीपल एलिज्म इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा फॉर्म है एक ही ट्रेट की, 2 से ज्यादा फॉर्म सॉरी, और कोडोमिनेंस इसलिए क्योंकि ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों के एंटीजन किसी एक ऐसे ब्लड ग्रुप में भी मिलते हैं जो कि दोनों एक साथ एंटीजन की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज इन ब्लड ग्रुप ए बी। Next one is RH blood group system that was discovered by Carl Landsteiner and Wiener। रिसर्च मंकी में इन लोगों ने इसे डिस्कवर किया था। एंड RH एंटीजन जो है वो एक डोमिनेंट जीन है,
which present as RH positive and absent as RH negative. अब अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है RBC के ऊपर तो उसको RH पॉजिटिव कहा जाएगा. दैट इज बेसिकली द डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल D दोनों अगर प्रेजेंट हो या एक फॉर्म में प्रेजेंट हो, डबल कैपिटल D और कैपिटल D स्मॉल d की फॉर्म में प्रेजेंट हो, तब भी वो खुद को एक्सप्रेस करेगा. जबकि RH नेगेटिव स्मॉल d में एक्सप्रेस करता है. अब RH पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज वहां पर नहीं बनेंगी. RH नेगेटिव एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होगी. तो RH पॉजिटिव किसे डोनेट कर सकता है? सिर्फ RH पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है. RH नेगेटिव RH और RH नेगेटिव दोनों को किससे रिसीव करेगा? ये दैट रिसीव्स फ्रॉम RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव बोथ, अगर RH पॉजिटिव का केस है. जबकि RH नेगेटिव जो है वो सिर्फ नेगेटिव से ही रिसीव कर सकता है, ना कि पॉजिटिव से. नाउ RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. RH D पॉजिटिव का मतलब है बेसिकली कि यहाँ पर कंडीशंस डबल डी और D स्मॉल d दोनों हो सकती हैं. तो फादर अगर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो फर्स्ट न्यूबॉर्न बेबी जो होगा दैट इज आल्सो RH पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव फॉर्म इज डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव वन. अब फीटल मैटरनल ब्लड ट्रांसफर जो होता है वो ड्यूरिंग लेबर होता है, और ड्यूरिंग लेबर ये ट्रांसफर होने की वजह से इसका इफेक्ट आएगा कि वो RH नेगेटिव है बट दैट सेंसिटाइज टू RH एंटीजन. अब ये RH एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटाइज हो गई. नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर फादर सेम बायोलॉजिकल फादर अगर है तो RH पॉजिटिव and mother is RH negative, but along with that mother is containing RH antibodies. फिर से एनकाउंटर होगा वहां पर RH एंटीजन के साथ, बट इस बार रैपिड प्रोडक्शन होता है IgG एंटीबॉडीज का, और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके और अटैक कर देती हैं फीटल ब्लड सेल्स पर और उनका डिस्ट्रक्शन करती हैं. जैसे ही डिस्ट्रक्शन करेंगी तो न्यूबॉर्न को हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा. हीमोलिटिक का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन हो जाएगी. अब इसमें दो कंडीशंस हैं. माइल्ड केस, तो माइल्ड केस में माइल्ड एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है. सीवियर केस में बिलिरुबिन जो है उसका अमाउंट बढ़ेगा and that damages central nervous system, ultimately causes death. इसमें एक और भी चीज है. अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पहले हुआ है, मान लो कि RH नेगेटिव जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है. जैसे कि RH पॉजिटिव डोनर है और RH नेगेटिव रेसिपिएंट है और ये फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो हो सकता है. फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होगा तो स्लो रिस्पॉन्स आएगा बट दैट्स सेफ और RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी. लेकिन अगर यही सेकेंड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज को. अगर ऐसा हुआ है पहले तो इस केस में मदर जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी उसका फर्स्ट फीटस अफेक्ट हो सकता है. ऐसा क्वेश्चन आया था आपके लास्ट ईयर, एक याद होगा. हाँ कि ना? तो यहाँ तक किसी कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट वी विल स्टडी द ब्लड क्लॉटिंग. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. नहीं, सभी के साथ यही इशू है.
क्या आप मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं दिया? Yes, sir. तभी ऐसा हो रहा है बेटा. You just get into a good network, please. बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं, इसीलिए बेटा मैं अपनी खुद की वीडियो भी ऑन नहीं करता, क्योंकि उससे फिर डाटा पैकेट्स के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है. ठीक है. एनीवेज, यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं. बोलो भाई जल्दी से, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं. सर सर ये एक बार आरएच डोनर वाला बताना. डोनर वाले केस में ये मान लो कि डोनर का आरएच पॉजिटिव है इस केस में ना. यस सर. तो डोनर का आरएच पॉजिटिव है और रेसिपिएंट का आरएच नेगेटिव है. तो अगर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन होगा तो उसका रिस्पांस बनने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है. आरएच एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो आरएच पॉजिटिव या आरएच फैक्टर वाली जिनके ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, उन आरबीसीज को किल नहीं कर पाती. दैट्स अ सेफ कंडीशन. लेकिन अगर 12 से आरएच पॉजिटिव का ट्रांसफ्यूजन किया गया तो ये जो आरएच एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हुई है, ये एंटीबॉडीज उस आरएच फैक्टर के साथ, उस आरएच रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड कर जाती हैं और डिस्ट्रक्शन कर देती हैं आरबीसीज का. क्लियर? यस सर. सर हाँ जी. तो सर ये फर्स्ट प्रेगनेंसी को कैसे वो करती है इफेक्ट? देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी को कैसे इफेक्ट करेगी. मान लो बिफोर बीइंग अ मदर अगर कोई आरएच नेगेटिव है और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ आरएच पॉजिटिव का, करेक्ट? यस सर. तो ये आरएच एंटीबॉडीज तो बन गई ना उनकी बॉडी में. देन आफ्टर शी गेट्स मैरिड टू अ पर्सन हु इज आरएच पॉजिटिव. Now that woman is already having an RH antibodies along with RH negative blood group, correct? यस सर. तो अब फर्स्ट में भी इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. ये बात है. ओके. He's the boss. Throw his words of life. सर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस AB नेगेटिव होगा कि AB पॉजिटिव अगर हम आरएच वाले फैक्टर को भी कंसीडर करें? तो AB नेगेटिव होगा ना बेटा. AB नेगेटिव वाला तो सॉरी AB पॉजिटिव. AB पॉजिटिव उसमें नेगेटिव दे रखा है आंसर कि AB नेगेटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बनता है. कैसे?
नहीं मतलब कुछ क्वेश्चन था उसमें कहा था कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कौन होगा, तो ऑप्शन ये देखो ये रिसीव दोनों से कर रहा है ना पॉजिटिव, ये पता है पॉजिटिव होगा, तो अगर उसमें तो ए बी पॉजिटिव जो होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। हाँ ओके, मतलब गलत है। और ओ नेगेटिव जो हो गया वो यूनिवर्सल डोनर हो गया। हाँ यस। ठीक है, यस। नेक्स्ट वन इज ब्लड क्लॉटिंग। तो लिक्विड ब्लड को सेमी सॉलिड जेली और कोएगुलम में कन्वर्ट करना ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है, एंड दैट अकर्स एट द प्लेसेस ऑफ इंजरी। एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स और प्लाज्मा प्रोटीन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 to 13 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट द 6th one, बिकॉज द 6th one इज अननोन टू अस, स्टिल वी डू नॉट नो अबाउट दैट। याद रखने की ट्रिक है, फुलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग long slopes after Christmas, some people has fallen. तो फैक्टर 1 इज फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है लिवर में, इसीलिए विटामिन के इज आल्सो इम्पोर्टेंट as like as calcium ion for blood clotting. Third factor is tissue thromboplastin, calcium ion, labile factor, stable factor, anti-hemophilic factor, plasma thromboplastin component भी बोलते हैं इसको, स्ट्रिट फैक्टर, 10th फैक्टर, और प्लाज्मा थर्मोप्लाज्मा एंटीसीडेंट्स के साथ हेजमेन फैक्टर्स एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म क्या है? दो अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं जब भी कोई ट्रॉमा या इंजरी होती है जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो फैक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली दे कंटेन्स फॉस्फोलिपिड एंड प्लेटलेट फैक्टर 3। व्हाट इज प्लेटलेट फैक्टर 3? थ्रोम्बोप्लास्टिन। सिमिलरली एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाकी फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। दैट एक्टिवेट्स टू डिफरेंट फैक्टर्स, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 8। फैक्टर 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है, एंड फैक्टर 5 इज प्रोएक्सिलिन, यही है ना? हाँ, लेबाइल फैक्टर इज प्रोएक्सिलिन, एंड फैक्टर 10 जो है दैट इज स्ट्रुट-टॉर फैक्टर। ये सभी मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर देते हैं, व्हिच इज बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दैट फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स, और प्रोथ्रोम्बिन जो कि विटामिन के जिसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है दैट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, व्हिच इज द फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये फिब्रिन मोनोमर जो है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फिब्रिन फाइबर्स बनाते हैं, फिब्रिन का मैश बनेगा, और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर व्हिच इज बेसिकली द फैक्टर 13 वो यहाँ पर आता है अलॉन्ग विद ब्लड प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। ये ब्लड कोएगुलम और ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरह से ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए। सर हाँ जी बेटा। सर कोगुलेशन और क्लॉटिंग अलग अलग होता है क्या, या फिर एक ही चीज है? एक ही चीज है, ब्लड क्लॉट होना, ब्लड कोएगुलेट होना। ओके सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था, वो जो ऊपर भी आपने टॉपिक पढ़ा है ना आरएस फैक्टर वाला,
सर उसमें ये पूछा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस किससे होती है अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप दिया हो। तो फादर का अगर RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटिलिस हो जाएगा। सर इसमें लिखा है A पॉजिटिव मदर है, फादर O नेगेटिव है और सेकंड ऑप्शन है O नेगेटिव मदर है और फादर A पॉजिटिव है। बेटा ये जो कंडीशन है ना यहाँ पर, एक मिनट, ये जो हेमोलिटिक एनीमिया है, यस सर। that is erythroblastosis vitrilis। जब हम हेमोलिटिक बोल रहे हैं तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो गया ना, और फीटस में हो रहा है तो विटिलिस हो गया। करेक्ट? यस सर। हाँ, अब बताओ तुम्हारे ऑप्शंस क्या हैं? सर पहला ऑप्शन है A पॉजिटिव O नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन है O नेगेटिव, A पॉजिटिव फादर है, A पॉजिटिव मदर है। ओके, मदर इज A पॉजिटिव, फादर इज O नेगेटिव, O नेगेटिव। सेकंड, मदर O नेगेटिव, फादर A पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन दोनों A पॉजिटिव है। फोर्थ ऑप्शन मदर O नेगेटिव, फादर A नेगेटिव। तो साफ दिख रहा है बेटा, यही